हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है प्रॉफिट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट इज़ अ फैक्टर इनकम एट्रीब्यूटेड टू द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जो होता है उसकी जो भी तनख्वाह होती है, जो भी उसे इनकम मिलती है, उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। जैसे लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलता है, ठीक है, और कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। मेन फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज़ टू बी अ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो रिस्क और अनसर्टेनिटी को फेस करता है, इसलिए उसका जो भी उसे रिवॉर्ड मिलता है रिस्क और अनसर्टेनिटी को फेस करने का, उसे प्रॉफिट कहते हैं। इनकम दैट एन एंटरप्रेन्योर गेट्स इन रिटर्न फॉर दीज फंक्शंस मतलब अनसर्टेनिटी एंड रिस्क लेता है, उसके बदले उसको जो भी पैसा मिलता है उसे प्रॉफिट कहते हैं। ये तो हो गया मीनिंग। अब कुछ डेफिनेशंस करते हैं। अकॉर्डिंग टू जैकब ऑसेर, प्रोनाउंसिएशन उल्ट पुल्ट हो सकती है थोड़ी। प्रॉफिट इज द रेजिडुअल इनकम of the business after all explicit and implicit wages, interest, rent have been met। तो जितने भी implicit और explicit खर्चे निकालने के बाद जो भी पैसा बच जाता है, प्रॉफिट उसे कहते हैं। तो जितना भी एंटरप्रेन्योर ने कमाई की उसमें से जितने भी उसके खर्चे हैं वो निकल गए, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट खर्चे निकल गए, तो जो भी बच गया पैसा वो उसका प्रॉफिट है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू उल्मर या युल्मर, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, प्रॉफिट में बी डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन फर्म्स टोटल रेवेन्यू एंड इट्स टोटल कॉस्ट। तो प्रॉफिट क्या है? बेसिकली इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन जितना भी टोटल रेवेन्यू है कंपनी का माइनस टोटल कॉस्ट, जो बचा वो प्रॉफिट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हेनरी ग्रेकॉन, प्रॉफिट में बी कंसिडर्ड एज अ रिवॉर्ड, या प्रॉफिट एक रिवॉर्ड है फॉर मेकिंग इनोवेशंस, क्योंकि एंटरप्रेन्योर टाइम टू टाइम इनोवेट करता है, नई नई चीज़ें लेके आता है। आ रिवार्ड फॉर एक्सेप्टिंग रिस्क, क्योंकि वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है। एंड अनसर्टेनिटीज़ एंड मार्केट इम्परफेक्शंस, तो कई सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं एंटरप्रेन्योर को, काफ़ी ज़्यादा टाइप के रिस्क आ जाते हैं, अनसर्टेनिटीज़ आ जाती हैं। इन सारे रिस्क एंड अनसर्टेनिटी की वजह से जो भी उनको पैसा मिलता है उसे प्रॉफिट कहते हैं। तो ये थी प्रॉफिट की मीनिंग एंड डेफिनेशन। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है ग्रॉस प्रॉफिट। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू ऑफ अ फर्म एंड इट्स टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जितना भी टोटल आमदनी है किसी भी कंपनी ने या बिजनेसमैन ने कमाई, उसमें में से अगर टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो दूसरों को दी जाती है, ठीक है, उसको माइनस कर लेंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कंपोनेंट्स क्या होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के? इंटरेस्ट ऑन एंटरप्रेन्योर्स ओन कैपिटल, जो एंटरप्रेन्योर ने अपना पैसा लगाया है उसमें भी तो उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आना चाहिए। वेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ओन लेबर, जो वो खुद अपने बिजनेस में लेबर दे रहा है उसकी भी कमाई, ठीक है ना। रेंट ऑन द एंटरप्रेन्योर्स ओन लैंड, जो उसने अपने खुद के ज़मीन के ऊपर जो अपना बिजनेस या काम शुरू किया उसका भी एक टाइप का रेंट प्रॉफिट में आ जाता है। डेप्रिसिएशन चार्जेस आ जाते हैं, इंश्योरेंस चार्जेस आ जाते हैं इसके अंदर, एंड इकोनॉमिक और प्योर या नेट प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। तो ये थे कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा नेट प्रॉफिट क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है नेट प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट, एक ही बात है, ठीक है। तो होता क्या है? इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। जो भी टोटल खर्चा है और टोटल आमदनी है उसका जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता था? डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। अगर आपको एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बारे में नहीं पता तो आप कॉस्ट के टॉपिक में जाके सर्च कर सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में पड़ा है। बाय प्रॉफिट इन इकोनॉमिक्स वी मीन नेट प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट और प्योर प्रॉफिट। तो जब भी प्रॉफिट की बात आती है आमतौर पे इकोनॉमिक्स में, तो उसका मतलब नेट प्रॉफिट होता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट या प्योर प्रॉफिट होता है। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग इम्प्लिसिट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन चार्जेस एंड इंश्योरेंस चार्जेस एटसेट्रा फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से ये 3-4 चीज़ें माइनस कर लेंगे तो आपको इकोनॉमिक प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट या फिर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कंपोनेंट्स क्या हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट के। पहला, रिवार्ड फॉर टेकिंग रिस्क। प्रॉफिट क्यों होता है? क्योंकि वो रिवार्ड है उसका, क्योंकि वो रिस्क ले रहा है एंटरप्रेन्योर। रिवार्ड फॉर रिस्क बेयरिंग, तो बेयरिंग अनसर्टेनिटी बियर कर रहा है। रिवार्ड फॉर एबिलिटी, उसकी एबिलिटी है कि उसने रिस्क भरी सिचुएशन में अपना पैसा लगाया, क्या पता डूब जाता, क्या पता उसने नई चीज़ें इन्वेंट की, क्या पता उसकी मोनोपली है तो मोनोपली गेंस के लिए प्रॉफिट हो रहा है। या विंडफॉल गेंस, जैसे अचानक से कोरोना वायरस आया और जो मास्क बना रही थी कंपनियां उनकी तो लॉटरी लग गई। रिवार्ड फॉर इनोवेशंस, एंटरप्रेन्योर नए नए इनोवेशंस निकालते रहते हैं, उसके लिए भी जो उनको रिवार्ड मिलता है वो भी एक इकोनॉमिक प्रॉफिट
का नेट कॉन्स्टिट्यूएंट या कंपोनेंट है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। तो चलिए शुरू करते हैं। रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वाज प्रोपाउंडेड बाय एफ.बी. हॉले। ठीक है, दिस थ्योरी रिगार्ड्स रिस्क टेकिंग एज द मेन फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर। ये थ्योरी मान के चलती है कि जो रिस्क टेकिंग है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंटरप्रेन्योर की, वही मेन फंक्शन है। तो रिस्क लेता है तभी प्रॉफिट होता है, रिस्क नहीं लेगा तो प्रॉफिट नहीं होगा। एंड एंटरप्रेन्योर कोऑर्डिनेट्स विद अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक कैपिटल, लेबर एंड लैंड एटसेट्रा। तो एंटरप्रेन्योर को सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है एंड इनिशिएट्स प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए सारे फैक्टर्स में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू हॉले, देयर इज प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड प्रॉफिट। वो कहते थे रिस्क और प्रॉफिट में प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, जितना ज़्यादा रिस्क लेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। हायर द रिस्क ऑफ द एंटरप्रेन्योर, ग्रेटर विल बी द प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा। तो जितना ज़्यादा रिस्क लेगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चांसेस रहेंगे, और जितना कम रिस्क लेगा उतना ही कम प्रॉफिट कमाने के चांसेस रहेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू हॉले, एन एंटरप्रेन्योर मे हैव टू बियर 4 काइंड्स ऑफ रिस्क। कौन कौन से हैं? एक तो होता है रिप्लेसमेंट रिस्क, रिस्क प्रॉपर, अनसर्टेनिटी एंड ऑब्सोलिसेंस। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आऊँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। तो ये थ्योरी क्या कहती है, चलिए शुरू करते हैं, शॉर्ट में फटाफट से खत्म कर देंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी किसने दी थी? फ्रैंक एच नाइट, इन्होंने ये थ्योरी दी थी। मेन फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर इज टू बियर ऑल अनसर्टेनिटीज रिलेटेड टू या रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। तो मेन फंक्शन क्या है एंटरप्रेन्योर का? तो जितनी भी अनसर्टेनिटीज हैं उनको बियर करना, उनको झेलना। तो ये थ्योरी कहती है कि भाई एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट इसलिए होता है क्योंकि वो अनसर्टेनिटी झेलता है। ठीक है, कितने टाइप की होती हैं वो अभी बताऊंगा आगे। प्रॉफिट इज अ रिवार्ड फॉर बेयरिंग अनइंश्योरेबल फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। वो कहता है प्रॉफिट होता है इसलिए क्योंकि अनइंश्योरेबल, इंश्योरेबल वो जिसके पीछे इंश्योरेंस मिल सके, अनइंश्योरेबल जिसके पीछे इंश्योरेंस ना मिले, उस टाइप की अनसर्टेनिटीज झेलनी पड़ती हैं। प्रॉफिट इज द रिवार्ड एक्सक्लूसिवली विद अनसर्टेनिटी बियरिंग। तो प्रॉफिट सिर्फ उसी को मिलेगा जो अनसर्टेनिटी बियर कर रहा है। बिजनेस रिस्क कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं? एक होता है सर्टेन रिस्क। सर्टेन रिस्क आर दोज रिस्क विच कैन बी इंश्योर्ड। सर्टेन रिस्क वो रिस्क है जिसके पीछे आप इंश्योरेंस ले सकते हो। दीज रेफर्स टू थेफ्ट, चोरी होगी या एक्सीडेंट हो गया, आग उग लगी, इसके पीछे इंश्योरेंस हो सकती है। एवरी एंटरप्रेन्योर कैन फोरसी देम एंड कैन गेट रिड ऑफ देम बाय मीन्स ऑफ इंश्योरेंस। हर एक एंटरप्रेन्योर सोच सकता है कि ये हालात मेरे आगे आ सकते हैं, तो इसके लिए वो इंश्योरेंस ले सकता है। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विद रिगार्ड टू दीज रिस्क फॉर्म द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जो भी वो इंश्योरेंस के लिए पैसे देता है वो अपनी कॉस्टिंग में डाल देता है। मगर कुछ ऐसे रिस्क हैं जो वो मतलब फोर्सी नहीं कर सकता, जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, उन्हें कहते हैं अनसर्टेन रिस्क। अनसर्टेन रिस्क वो रिस्क हैं जिसके पीछे उसको इंश्योरेंस भी नहीं मिलती। अकॉर्डिंग टू नाइट, एन एंटरप्रेन्योर हैज टू बियर सेवरल टाइप ऑफ अनसर्टेन रिस्क विच कैन नॉट बी फोरसीन नॉर इंश्योर्ड अगेंस्ट। ना ही उनके पीछे इंश्योरेंस मिलती है, ना ही वो पहले से फोरसी कर सकता है या एक्सपेक्ट कर सकता है। दीज रिस्क अलोन गिव राइज टू प्रॉफिट। इन्हीं रिस्क की वजह से प्रॉफिट आता है। ये कौन कौन से होते हैं? जैसे सबसे पहले अनसर्टेनिटी इन मार्केट कंडीशन। उसने अपनी कंपनी लॉन्च कर दी, मार्केट उथल पुथल होगी, ऊपर नीचे होगी। ठीक है, मार्केट में रिसेशन आ गया। कॉम्पिटिटिव अनसर्टेनिटी कि उसने अपनी कंपनी खोली, कंपटीशन इतना ज़्यादा आ गया कि काम ही तमाम कर दिया उसने। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, कभी भी गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, कोई ऐसी पॉलिसी बना सकती है जो बिजनेस के लिए हार्मफुल है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के किसी कंपनी ने बहुत महंगी मशीन खरीदी करोड़ों रुपए की, और हर तीसरे दिन आपको पता है टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है और ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जो उससे आधे रेटों पे मिल रही है। ये भी तो रिस्क ही है ना, अनसर्टेनिटी है एक टाइप की। बिजनेस साइकिल कि भाई इसमें बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, अप्स एंड डाउन्स आ गए बिजनेस के, इस वजह से जो है उसको काफ़ी अनसर्टेनिटी है। अब ये जितनी भी टाइप की अनसर्टेनिटीज मैंने डिस्कस की हैं, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इनके लिए इंश्योरेंस नहीं देती। तो ये थ्योरी ये मानती है कि इन टाइप की अनसर्टेनिटीज को फेस करता है एंटरप्रेन्योर, इसीलिए वो प्रॉफिट कमाता है। अगर हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय जे.बी. क्लार्क। ये जे.बी. क्लार्क ने दी थी। अकॉर्डिंग टू हिम, प्रॉफिट इज अ डायनेमिक सरप्लस दैट अराइजेस ओनली अंडर डायनेमिक कंडीशन। जो प्रॉफिट है एक डायनेमिक सरप्लस है, ठीक है, कॉस्टिंग के ऊपर जो भी बनता है वो प्रॉफिट होता है, मगर ये डायनेमिक कंडीशन में ही आता है। इट विल नॉट अराइज अंडर स्टैटिक कंडीशन। स्टैटिक कंडीशन के अंदर ये काम नहीं करेगा। अगर स्थिर कंडीशन है, स्टेबल कंडीशन है, उसके अंदर प्रॉफिट नहीं आता। ये थ्योरी कहती है प्रॉफिट अराइजेस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग कॉस्ट। प्रॉफिट क्यों होता है? क्योंकि जिस रेट पे हम बेच रहे हैं, सेलिंग कॉस्ट, ये वो वाला सेलिंग कॉस्ट नहीं है जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मशहूरियां वाला होता है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को भी सेलिंग कॉस्ट कहते हैं, वो वाला नहीं है। ये वो सेलिंग कॉस्ट है जितने पे सामान बिका।
एंड इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितने में सामान बिका माइनस उसकी कॉस्ट जो भी है वो प्रॉफिट है। अंडर स्टैटिक कंडीशन देयर इज नो चेंज इन इकोनॉमिक फैक्टर्स। जब भी स्टैटिक कंडीशन होती है तो इकोनॉमिक फैक्टर लाइक डिमांड, सप्लाई, साइज ऑफ पॉपुलेशन एटसेट्रा ये तो स्टैटिक है, स्टेबल है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा। देयर इज नो रिस्क और अनसर्टेनिटी टू बी फेस्ड बाय द एंटरप्रेन्योर अंडर स्टैटिक कंडीशन। तो स्टैटिक कंडीशन में सब कुछ स्टेबल रहता है और रिस्क और अनसर्टेनिटी नहीं होती अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। तो इस वजह से जो स्टैटिक कंडीशन है उसमें कभी भी सुपर नॉन प्रॉफिट या जो प्रॉफिट है वो नहीं होता। ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट्स रिवार्ड इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उसकी एफिशिएंसी या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से जो है रिवॉर्ड मिल जाता है। एंटरप्रेन्योर गेट ओनली वेजेस ऑफ मैनेजमेंट और नॉर्मल प्रॉफिट। तो जो एंटरप्रेन्योर है उसको सिर्फ वही पैसा मिल पाता है जो उसकी क्या कहते हैं जो मैनेजमेंट कर रहा है अपने बिजनेस को, उसके लिए जो तनख्वाह है वो मिल जाती है या नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाता है। अब मैंने नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम बनाया हुआ, आपको पता है एम सी इज इक्वल टू एम आर, एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, तो ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। बोल बोल के गला बैठ गया, सुबह का बोल रहा हूँ, क्लासेस ले रहा हूँ। तो ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्योंकि इस पे एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो है एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट भी बराबर है। तो इक्विलिब्रियम के सामने जब भी एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट बराबर होते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो अकॉर्डिंग टू जेबी क्लार्क कंपैरेटिव स्टैटिक सिचुएशन इज फाउंड इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में क्या होती है? कंपैरेटिव स्टैटिक सिचुएशन। इसमें क्या क्या हो जाता है? इन दिस सिचुएशंस 5 जेनरिक चेंजेस जो हैं टाइम टू टाइम आती रहती हैं। कौन कौन सी? चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में लगातार चेंज आता रहता है। चेंज इन द पैटर्न ऑफ डिमांड, आप कभी किसी तरीके की चीज़ें खरीदते हो, कभी दूसरे तरीके की खरीदते हो, कभी सर्दियों के कपड़े, कभी गर्मियों के कपड़े, सीजनल चेंजेस की वजह से। चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन चेंज आती है, उसकी वजह से भी चेंजेस आ सकते हैं। चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, कैपिटल की वजह से भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है वो चेंज हो जाते हैं। कैपिटल में पैसा भी आ जाता है, पूंजी भी आ जाती है, कैपिटल में जो मशीनरी भी आ जाती है। इनके चेंज करने से भी जो है बिजनेस में लगातार डायनामिक सिचुएशंस बनती रहती हैं। नेक्स्ट आ जाता है चेंज इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या पता कंपनी के काम करने का तरीका ही अलग हो जाए, क्या पता कंपनी में रिपोर्टिंग रिलेशंस चेंज हो जाए या कंपनी का वर्किंग अलग हो जाए। तो ये सारी डायनामिक कंडीशंस हैं जिनकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट्स दी थी शुम्पीटर ने। शुम्पीटर क्या कहते थे? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मेन फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू इंट्रोड्यूस इनोवेशंस और न्यू इन्वेंशंस। वो कहते थे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका मेन मकसद क्या है? नई नई तरीके सामने लेके आना, नई नई इन्वेंशन सामने लेके आना। रिवार्ड दैट एन एंटरप्रेन्योर गेट्स फॉर इनोवेटिंग इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो जो भी नई नई इनोवेशंस लेके आता है एंटरप्रेन्योर, उसके बदले जो भी उनको रिवार्ड मिलता है उसे प्रॉफिट कहा जाता है। ऑल दोज इन्वेंशंस एंड चेंजेस ड्यू टू विच द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी रिड्यूस्ड एंड एवरेज रेवेन्यू कैन बी इंक्रीज्ड और द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट कैन बी एनलार्ज आर कॉल्ड इनोवेशंस। वो कहते थे इनोवेशंस में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे कॉस्ट कम होती है या रेवेन्यू बढ़ता है या कॉस्ट और रेवेन्यू में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा हो जाता है। वो सारे नई नई इन्वेंशंस जो ये काम करें उनको इनोवेशंस कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू शुम्पीटर इनोवेशंस आर ऑफ 5 काइंड्स। उन्होंने कहा था 5 तरीके की इनोवेशंस है। कौन कौन सी? इनोवेशंस या इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट ले आना। इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कोई नए काम करने का तरीका डेवलप कर लेना। ओपनिंग अप ऑफ न्यू मार्केट, नई मार्केट की खोज कर लेना। डिस्कवरी ऑफ न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, आप कोई नया सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लेके आगे। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का काम करने का तौर तरीका बदल दिया जो काफ़ी इनोवेटिव हो सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी प्रॉफिट ड्यू टू इनोवेशन इज टेम्परेरी। ये थ्योरी कहती थी कि जो इनोवेशन से प्रॉफिट होता है वो टेम्परेरी होता है। क्यों? बिकॉज अदर एंटरप्रेन्योर्स इमिटेट, मतलब कॉपी द इनोवेशंस। अगर एक कंपनी ने कोई इनोवेशन लाई है तो बाकी कंपनियां भी उसी तरीके से काम करना शुरू कर देंगी। कॉम्पिटिशन अमंग द एंटरप्रेन्योर्स ग्रोज एंड दस इकोनॉमिक प्रॉफिट्स डिसअपियर। अगर एक कंपनी ने कोई इनोवेटिव चीज़ लेके आई है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो टेक्नोलॉजी है वो इनोवेटिव चीज़ बाकी कंपनियों को भी मिल जाएगी, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। द लेयर ऑफ प्रॉफिट एनकरेजेस एंटरप्रेन्योर्स टू गो इन फॉर मोर इनोवेशंस। तो प्रॉफिट के लालच में ही जो ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर है वो नई नई इनोवेटिव चीज़ें निकालते रहते हैं। दस इनोवेशंस गिव राइज टू प्रॉफिट्स एंड लेयर ऑफ प्रॉफिट स्टिमुलेट्स एंटरप्रेन्योर्स टू इनोवेट। और ये जो है प्रॉफिट का लालच ही है
जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो लालच में आ जाते हैं, ताकि ज़्यादा इनोवेशन करेंगे तो वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो ओवरऑल ये थ्योरी कहती है कि भाई जितनी इनोवेशंस, जो ज़्यादा इनोवेशंस करेगा उसी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और इनोवेशंस जो हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, और ये एक डायनेमिक कंसेप्ट है, ठीक है। तो जो इनोवेशन आज कर दी, क्या पता वो आज प्रॉफिट दे रही है, और 15-20 या 5 साल या 2 साल के बाद क्या पता वो चीज़ प्रॉफिटेबल ना रहे।